भारत के इतिहास में एक ऐसी कहानी भी है जो वक्त की धूल में कहीं खो सी गई है। ये कहानी है एक ऐसी रानी की जिसने उस जमाने में हुकूमत की जब औरतों का काम सिर्फ महलों की दीवारों के अंदर रहना माना जाता था। दिल्ली सल्तनत, एक ऐसा दौर जहां बड़े बड़े सुल्तानों ने राज किया, जहां सियासत और जंग ही सब कुछ था। उस पूरे दौर में एक नाम ऐसा था जो इन सब से बिल्कुल अलग था, सिर्फ एक। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत के पूरे इतिहास में सिर्फ एक महिला ने ताज पहनकर दिल्ली की गद्दी पर हुकूमत की और उनका नाम था रज़िया सुल्तान। तो चलिए इस अनोखी कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। रज़िया का जन्म हुआ 1205 में सुल्तान इल्तुतमिश के घर, पर उनकी परवरिश वो उस जमाने की दूसरी लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं थी। सोचकर देखिए, उस दौर में जहां ज्यादातर लड़कियां घरेलू कामकाज सीख रही थीं, रज़िया तलवारबाजी सीख रही थीं। उन्होंने घुड़सवारी में कमाल की महारत हासिल की और सिर्फ इतना ही नहीं, जंग और सियासत के सारे दांव पेच सीखे। सच तो यह है कि वो अपने भाइयों से कहीं कहीं ज्यादा काबिल थीं और शायद इसीलिए उन्हें सुल्ताना नहीं बल्कि सुल्तान कहा जाता था। अब ये सुनने में एक छोटा सा फर्क लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत गहरा था। सुल्तान का मतलब होता है वो जो खुद हुकूमत करे, ना कि किसी राजा की पत्नी। मतलब रज़िया सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो खुद में एक शासक थी। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनके पिता सुल्तान इल्तुतमिश ने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। एक ऐसा फैसला जिसने सदियों की परंपराओं को एक झटके में तोड़ दिया। सुल्तान इल्तुतमिश ने भरे दरबार में ऐलान कर दिया, मेरे बेटों में वो काबिलियत नहीं है जो रज़िया में है। मेरी गद्दी की असली हकदार रज़िया है। ये दिखाता है कि उनके लिए हुकूमत करने की काबिलियत सबसे जरूरी थी, जेंडर नहीं। जाहिर है ये ऐलान सुनते ही दरबार में बैठे सारे तुर्की अमीर और सरदार सन्न रह गए। उनके लिए एक औरत का हुक्म मानना ये तो नामुमकिन था। बात सिर्फ इतनी नहीं थी, असल में ये अमीर, जिन्हें 40 का गुट भी कहते थे, खुद को किंग मेकर समझते थे और रज़िया का चुना जाना उनकी ताकत पर सीधी चोट थी। तो साल 1236 में अपने पिता की मौत के बाद रज़िया दिल्ली की पहली और आखिरी महिला सुल्तान बनी। लेकिन उनका ताज फूलों का नहीं बल्कि कांटों से भरा था। उन्हें सिंहासन तो मिला, पर साथ में विरासत में मिले थे बहुत सारे दुश्मन। पर रज़िया डरने वालों में से नहीं थी। उन्होंने उन सभी रिवाजों को तोड़ दिया जो उन्हें कमजोर बनाते। पर्दा छोड़ दिया, मर्दों वाले कपड़े पहने और काले घोड़े पर सवार होकर अपनी फौज को खुद लीड किया। उन्होंने सिर्फ जंग ही नहीं जीती बल्कि कानून और प्रशासन को मजबूत किया, लोगों की भलाई के लिए काम किए और देखते ही देखते आम जनता का दिल जीत लिया। दिल्ली की गलियों में लोग उन्हें अदल वाली बेगम कहने लगे, मतलब इंसाफ करने वाली रानी। ये दिखाता है कि आम लोग उन्हें कितना पसंद करते थे। तो यहाँ पर दो सोच की सीधी टक्कर थी। एक तरफ रज़िया थी जो चाहती थी कि एक ऐसा राज हो जहां काबिलियत की कद्र हो और जनता की भलाई हो, और दूसरी तरफ थे वो तुर्की अमीर जिन्हें बस एक कठपुतली शासक चाहिए था ताकि वो पर्दे के पीछे से अपनी हुकूमत चला सकें। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां रज़िया के दुश्मनों ने एक खुली साजिश रचना शुरू कर दिया। उन्हें बस एक मौके की, एक बहाने की तलाश थी, और वो बहाना उन्हें मिला जमालुद्दीन याकूत के रूप में। याकूत एक गैर तुर्की हबशी अफसर थे जिन्हें रज़िया ने एक बहुत ऊंचे पद पर बिठा दिया। बस अमीरों के लिए यह बर्दाश्त से बाहर हो गया। रज़िया असल में अपनी एक वफादार टीम बना रही थी जो तुर्की अमीरों के दबदबे को खत्म कर सके, और इसी बात ने आग में घी डालने का काम किया। और फिर यहां से रज़िया का पतन शुरू हुआ, सिर्फ 4 कदमों में। पहला, तुर्की अमीरों के लीडर अल्तुनिया ने बगावत कर दी। दूसरा, रज़िया खुद इस बगावत को कुचलने के लिए मैदान में उतरी। लेकिन तीसरा और सबसे खतरनाक कदम था धोखा। उनकी अपनी ही फौज ने उन्हें जंग के मैदान में धोखा दे दिया और आखिर में याकूत को मार दिया गया और रज़िया को कैदी बना लिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। एक बहुत ही अजीब मोड़ आना अभी बाकी था। सवाल यह है कि जिस आदमी ने उनके खिलाफ इतना बड़ा विद्रोह किया, उन्हें कैद किया, आखिर वही उनका शौहर कैसे बन गया? हैरानी की बात है ना। हुआ ये कि एक हैरान कर देने वाले दांव में रज़िया और अल्तुनिया ने शादी कर ली। ये असल में एक सियासी गठबंधन था। दोनों ने मिलकर दिल्ली का तख्त वापस हासिल करने की एक आखिरी कोशिश की। अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से में हैं, जो उनकी आखिरी लड़ाई और एक ऐसे पैगाम के बारे में है जो आज भी जिंदा है। साल 1240 में रज़िया और अल्तुनिया ने एक फौज इकट्ठा की और दिल्ली की तरफ बढ़े, लेकिन उनकी फौज हार गई। और जब वो मैदान से पीछे हट रहे थे तो एक जंगल में घात लगाकर उनकी हत्या कर दी गई। उनका शासन 4 साल भी पूरा नहीं चला, एक बहुत ही छोटा सा दौर। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने छोटे शासनकाल के बावजूद सदियों बाद भी उन्हें क्यों याद किया जाता है? शायद इसलिए क्योंकि उनकी कहानी ये साबित करती है कि लीडरशिप का, हुकूमत करने की काबिलियत का कोई जेंडर नहीं होता। रज़िया सुल्तान सिर्फ इतिहास का एक नाम नहीं है, वो एक पैगाम है। एक ऐसा पैगाम कि हिम्मत, इरादा और इंसाफ किसी भी ताज से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं।